बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे बेसिक कंसेप्ट्स का, और उसमें आज जो टॉपिक है वो एविडेंस ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो एविडेंस ऑफ एटम के बारे में क्या है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू सी द एटम्स, बट द नीडेस्ट पॉसिबिलिटी टू इट्स डायरेक्ट एविडेंस इज़ बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एटम्स को देख सकें, क्योंकि एटम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और उनको हम जो है वो नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो जो इसकी नीयरेस्ट पॉसिबिलिटी है कि हम एटम्स की कैसे एविडेंस ले सकें, तो हम एटम का जो एविडेंस ले सकते हैं डायरेक्ट वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है कि हम पॉसिबिलिटी ले सकें कि एटम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। तो यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है उसको यूज़ क्यों नहीं किया जा सकता। तो ये सवाल है कि वाई ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन नॉट बी यूज टू सी एटम्स। तो इसका आंसर ये है कि जो क्लियर और एक्यूरेट इमेज आती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि स्मॉलर देन हो वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट के, उसको आप ऑप्टिकल जो ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होती है उससे आप ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो होती है वो मेजर कर सकती है किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट का साइज़ जिसका जो है साइज़ 500 नैनोमीटर हो या उससे अबव हो, जबकि साइज़ जो एटम का है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो इसी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि साइज़ हो एटम के साइज़ का हो, उसको सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ की जाती है इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट की जो होती है वो वेवलेंथ इतनी नहीं होती कि आप उसको इस्तेमाल कर सको कि किसी छोटे साइज़ के ऑब्जेक्ट को दे सको, जबकि जो इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी वेवलेंथ जो होती है वो स्मॉल होती है। तो इस वजह से वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक बीम इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट, और जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। सो एटम को आप विजिबल कर सकते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इसका यही जो है आप आंसर लिखेंगे कि ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में वेवलेंथ जो यूज़ की जाती है वो विजिबल लाइट की यूज़ की जाती है। अगर विजिबल लाइट की वेवलेंथ यूज़ करें तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो एक रेटिंग इमेज जो है वो नहीं दिखा सकती किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसकी वेवलेंथ जो हो स्मॉलर देन हो विजिबल लाइट से, क्योंकि जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है वो किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट का साइज़ बताएगी जो कि जिसका साइज़ जो है 500 नैनोमीटर हो या इससे अबव हो, इससे छोटा होगा तो वो नहीं बताएगी। और हमें पता है कि एटम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और उनको सिर्फ जो है आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। आगे आता है जो डायमीटर है एटम्स का। एक्सरे जो वर्क था जो लेट 20th सेंचुरी में, उसमें ये शो किया गया था कि डायमीटर जो होता है एटम का वो 2 × 10⁻⁻10 मीटर से इसकी आर्डर में होता है, जो कि आप अगर उसको नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0.2 नैनोमीटर आ जाएगा। इसी तरह मैसेज ऑफ एटम्स जो हैं वो उसका भी एक्सरे स्टडी में ये बताएगा कि मैसेज ऑफ एटम जो होते हैं वो रेंज करते हैं 10⁻27 टू 10⁻25 किलोग्राम तक रेंज करते हैं, यानी इस रेंज में जो है एटम के मैसेज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब जो मैसेज हैं अब उनको आप किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, और 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 1.661 10⁻27 किलोग्राम होता है, या इसको अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो 1.661 × 10⁻24 ग्राम आ जाएगा। तो ये तो था जी एविडेंस ऑफ एटम के बारे में, डायमीटर ऑफ एटम के बारे में और मैसेज ऑफ एटम्स के बारे में। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक मॉलिक्यूल के बारे में। हमने एटम पढ़ लिया, एटम का जो फर्स्ट लेक्चर था उसका मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी और आप मेरी चैनल पे जाकर देख भी सकते हैं। तो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब मॉलिक्यूल क्या चीज़ है? मॉलिक्यूल एक ऐसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का जो कि एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। हमने एटम के बारे में पढ़ा था कि एटम जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा जो है वो एग्जिस्ट कर सकेगा इंडिपेंडेंट तौर पर। अच्छा, नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है? कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो एटम्स होते हैं एक या एक से ज़्यादा, यानी इसका मतलब है मॉलिक्यूल जो है वो एटमों से मिलकर बना हुआ है। तो जितने नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे उस मॉलिक्यूल के अंदर वो उसकी एटॉमिसिटी को डिटरमिन करेंगे। तो एटॉमिसिटी की डेफिनेशन में क्या आ जाएगा कि मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो उसकी एटॉमिसिटी को डिटरमिन करेंगे।
अब जो एटम्स हैं वो एक भी एटम हो सकते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, 2 एटम भी हो सकते हैं, 3 एटम भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो उसी हिसाब से मॉलिक्यूल को मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्रायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक कहा जाता है। तो मोनोएटॉमिक कौन से होते हैं? वो मॉलिक्यूल, इफ़ मॉलिक्यूल कंटेन 1 एटम देन इट इज़ कॉल्ड मोनोएटॉमिक। अगर मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम होगा तो उसको मोनोएटॉमिक बोलेंगे। इसकी एग्जांपल में आप लिख देंगे हीलियम, नियॉन और आर्गन। ये तमाम जो हैं वो मोनोएटॉमिक गैसेज हैं। अगर आप डायएटॉमिक की बात करते हैं तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स हो तो उसको आप डायएटॉमिक बोलेंगे। यानी अगर एक मॉलिक्यूल है वो 2 एटमों पर मुश्तमिल है तो उसको डायएटॉमिक बोलेंगे। और उसकी एग्जांपल में आप लिख देंगे H2 और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। इसी तरह ट्रायएटॉमिक मॉलिक्यूल में आप क्या करेंगे कि अगर मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर 3 एटम्स हों तो इसको क्या बोलेंगे? आप ट्रायएटॉमिक बोलेंगे। यानी अगर एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 एटम्स हैं तो उसको आप ट्रायएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। जैसे कि आप ओजोन में ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, वाटर में जो है 1 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन का एटम है। तो टोटल मिला के 3 एटम हो गए, वाटर के भी 3 एटम हो गए और ओजोन के भी 3 एटम हो गए। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम्स होंगे उसको ट्रायएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। इसी में आगे आता है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के। आपने पहले तो पढ़ा कि जो मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है, ट्रायएटॉमिक है और पॉलीएटॉमिक, यानी जिसमें नंबर ऑफ़ एटम्स हो, मल्टीपल नंबर ऑफ़ एटम्स हो। अब आते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं। तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होंगे जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे। जैसे कि क्लोरीन है, ठीक है, इसमें आप देखें कि ये तो वैसे तो ये डायएटॉमिक है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं तो इसको आप होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी बोलेंगे। इसी तरह ओजोन है, इसमें सेम तरह के ऑक्सीजन एटम है तो इसको भी आप क्या बोलेंगे? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह ये फास्फोरस है, सल्फर है, ये सारे जो आपके पास एग्जाम्पल आते हैं वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के आती हैं। तो इसकी एक दफ़ा डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इफ़ अ मॉलिक्यूल कंटेन्स 1, 2 और मोर सेम टाइप ऑफ एटम्स, यानी क्या मतलब आ गया कि अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 1, 2 या इससे ज़्यादा सेम तरह के एटम्स मौजूद होंगे तो उसको आप होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। और इसकी एग्जांपल में वही आपने क्लोरीन, ओजोन, फास्फोरस और सल्फर के लिख देनी है। आगे आते हैं हेट्रो। अब होमो में सेम तरह के आ जाएंगे, हेट्रो में क्या आ जाएंगे? डिफरेंट काइंड के जो होंगे वो एटम्स आ जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हों तो ऐसे मॉलिक्यूल को आप क्या बोलेंगे? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आपके पास HCl है। अब देखिए इसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स आ गए, हाइड्रोजन भी आ गया, क्लोरीन भी आ गया। अगर सिर्फ यहाँ पर क्लोरीन होता और क्लोरीन के जो होते हैं वो 2-3 एटम्स होते हैं तो हम कहते हैं कि वो सेम तरह के हैं, ठीक है, होमोएटॉमिक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट तरह के एटम्स आ गए, HCl आ गया, H हाइड्रोजन, Cl क्लोरीन। अब ये 2 तरह के अब डिफरेंट आ गए तो ये आपके पास आ गया हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल। इसी तरह आपके पास अमोनिया की एग्जांपल आती है, NH3, जिसमें 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। डिफरेंट तरह के इसमें एटम्स आ गए। इसी तरह आपके पास यहाँ पे ग्लूकोज है, C6H12O6, यहाँ पे कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स आ गए। अब आता है कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। Sizes of molecules are bigger than atoms. They depend upon the number of atoms present in them and their shapes. मॉलिक्यूल का साइज़ हमेशा एटम से बड़ा होता है और मॉलिक्यूल का साइज़ डिपेंड करता है एटम्स की तादाद पर कि उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स कितने मौजूद हैं और उन एटम्स की शेप पर डिपेंड। सम molecules are so big that they are called macromolecules. कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि उनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और वो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, इस वजह से उनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अगर हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन जो है एक ऐसा मॉलिक्यूल है, मैक्रोमॉलिक्यूल, जो ब्लड के अंदर पाया जाता है। अब जो हीमोग्लोबिन का ईच मॉलिक्यूल जो है वो कितने एटम से बना हुआ है? 10,000 एटम से मिलकर बना हुआ है। यानी आप इसमें देख लें नंबर ऑफ़ एटम जो हैं वो 10,000 है। तो इसी वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो एक मैक्रोमॉलिक्यूल की एग्जांपल में आता है। अब हीमोग्लोबिन जो है वो आपके पास 68,000 टाइम्स हैवियर होता है देन अ हाइड्रोजन एटम। कि अगर आप एक हाइड्रोजन एटम ले लें, उससे अगर आप कंपेयर करें हीमोग्लोबिन के एटम को, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को, उसको आप कंपेयर करें तो हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो 68,000 टाइम्स हैवियर है हाइड्रोजन एटम से।
अब हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो है वो हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन फ्राम आवर लंग्स टू ऑल पार्ट्स आवर बॉडी। हीमोग्लोबिन जो है वो मदद देता है ऑक्सीजन की जो है वो तरसील में मदद देता है कि ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से तमाम पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर लेकर जाता है। और ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो एटम्स की तादाद है वो 10,000 है और ये हैवियर देन है हाइड्रोजन एटम एज़ कम्पेयर टू 68,000 टाइम्स। तो ये तो था मॉलिक्यूल के बारे में और एविडेंस ऑफ एटम के बारे में। होप सो आपको जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको मज़ीद अगर किसी चीज़ के बारे में कंसेप्ट लेना हो या किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।